आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बजट सत्र के चौथे दिन सदन में उठा प्रवासी मजदूरों का मामला। सरकार ने दिया राज्य में रोजगार देने का भरोसा। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के सामने भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश प्रभारी ने साधी चुप्पी। सीतामढ़ी में 24 घंटे के अंदर घटी 3 बड़ी वारदात। मुठभेड़ में अपराधियों की गोली से शहीद हुए एसआई। जांच में जुटी पुलिस। बक्सर में डीटीवी भारत की खबर का हुआ असर। पुलिस का वायरल वीडियो दिखाए जाने पर हरकत में आई पुलिस। एसपी ने संज्ञान लिया। तीसरे टेस्ट मैच में भारत की हुई शानदार शुरुआत। अक्षर और अश्विन का फिर दिख रहा जलवा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में कोरोना काल के दौरान अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों का मामला दिख रहा है। इस दौरान सदन में सवाल भी उठाया गया कि लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर जो प्रदेश लौटे हैं उन्हें सरकार रोजगार देने के लिए क्या कुछ सोच रही है, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि सभी मजदूरों को 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत राज्य में ही नौकरी दी जाएगी। बिहार की सरकार श्रमिकों के मामले में काफी संवेदनशील है महोदय, और जिस प्रकार से कोरोना काल में महोदय श्रमिकों को बिहार में उनको रोजगार देने का काम 2 जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ पसारने का जरूरत नहीं पड़ी महोदय। और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 7 निश्चय 2 का जो कार्यक्रम है महोदय, उसमें पंचायत लेवल पर श्रमिकों का निबंधन किया जाएगा। और पूरी तरह से यह नहीं कि सिर्फ मनरेगा से जुड़े हुए जिस तरह के वो काम करने वाले श्रमिक हैं। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए, सरकार किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। इसको लेकर हम 11 मार्च को पटना बिहटा किसान सम्मेलन करेंगे, जिसमें 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक किसान यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 1 मार्च को 19 लाख रोजगार की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का विधानसभा मार्ग किया जाएगा। तो बता दें कि आज भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार पर हमला बोला। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार मौन है और इसको लेकर वो किसानों के लिए सम्मेलन करने वाले हैं, जिसमें 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक किसान यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 1 मार्च को 19 लाख रोजगार की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का विधानसभा मार्च किया जाएगा। जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, एक तो अपराध का जो सबसे बड़ा नारा था 2 या 3, एक था कि बिहार में सुशासन, एक था भ्रष्टाचार से बिहार में मुक्ति, और एक था विकास। और पिछले 15 साल में ये तीनों नारे वो बिल्कुल खत्म हो गए। और जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, अभी कोरोना जांच को लेकर घोटाला, क्वारंटीन सेंटर में खर्च को लेकर घोटाला, चुनाव में जो प्रशासनिक खर्च दिखाया जा रहा है, जिस पर बिहार के चुनाव अधिकारी ने बिहार में विधानसभा चुनाव की परिणाम आने के बाद कांग्रेस के अंदर घमासान जारी है। अब कटिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल किसान सत्याग्रह पदयात्रा को लेकर कटिहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जिलाध्यक्ष के रवैये से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई की नौबत भी आ गई। सब कुछ कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की मौजूदगी में होता रहा। तो आपको बता दें कि कटिहार में किसान सत्याग्रह यात्रा के लिए आज कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास और
बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद थे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, वहां जमकर हंगामा किया। बता दें कि जिला अध्यक्ष पे बदसलूकी का भी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। इसके पहले भी कटिहार के पहले बेगूसराय में जब इस किसान सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की गई थी, तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा गया था। हर कार्यक्रम में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर सीतामढ़ी की है, जहां 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं जिले के लोग अपने आप को अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। हम आपको बता दें कि 2 घटनाओं के बाद तीसरी घटना उस वक्त घटी जब मेजरगंज थाना पुलिस गुप्त सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। दरअसल दोपहर में जब मेजरगंज थाना पुलिस को गुप्त सूचना के बाद क्वारी गांव में रंगदारी के मामले में अभियुक्त को पकड़ने गई तो अपराधियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस दौरान अपराधियों की गोली लगने से एसआई दिनेश राम और चौकीदार लाल बाबू पासवान को गोली लग गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में सीतामढ़ी सदर अस्पताल लाया गया, जहां दिनेश राम जो एसआई थे उनकी मौत हो गई। बता दें कि वहीं चौकीदार लाल बाबू पासवान का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। और इधर घटना की सूचना के बाद वरीय पुलिस अधिकारी दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। तो सीतामढ़ी में 3 बड़ी वारदातों के बाद सीतामढ़ी दहल उठा है। बता दें कि पूरे इलाके में सीतामढ़ी जिले में भी दहशत का माहौल है। 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पहली गोली चलाई जाती है जिसमें एक शख्स घायल होता है। दूसरी जगह गोलीकांड में एक महंत को गोली लगती है और उनकी हत्या हो जाती है। और तीसरी घटना तब होती है जब छापेमारी करने गई पुलिस पर अपराधियों द्वारा फायरिंग होती है और उस फायरिंग में एसआई की गोली लगने से मौत हो जाती है। तो सीतामढ़ी में बैक टू बैक 3 बड़ी वारदातों का अपराधियों ने अंजाम दिया है। और इस बड़ी वारदातों से कह सकते हैं कहीं ना कहीं सीतामढ़ी के जो लोग हैं वो दहशत के माहौल में आ चुके हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराध कर्मी और शराब के केस में भी पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पे आया हुआ है, उसके पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल 111 के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और 111 लाल बाबू को, दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है। चौकीदार इलाजरत है। कारोबारी की भी मौत हुई है, इसमें जवाबी कार्रवाई में कोई जख्मी अभी आपको सूचना है, वहाँ एसडीपीओ सदर गए हैं। छपरा में आतंकी संगठनों का तार जुड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर जिले के कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों सहित पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में सारण जिले के नगरा से एसटीएफ ने बीते मंगलवार को 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस संबंध में पूछे जाने पर सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि इसके बारे में उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। आधिकारिक तौर पर सूचना मिलने के बाद ही वो इस संबंध में कुछ भी बता पाएंगे। तो छपरा में आतंकियों का तार जुड़ने की संभावना है। बता दें कि एक बार फिर से एसटीएफ ने कार्रवाई की है और फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। 2 संदिग्धों को एसटीएफ ने पकड़ा है और यह जताया जा रहा है कि जो भी आतंकी वारदात होते हैं उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं छपरा से है। तो छपरा में कहीं ना कहीं आतंकी वारदातों जो हो रहे हैं देश में, छपरा में कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हथियार सप्लाई होते हैं वो छपरा से किया जा रहा है और इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। एसटीएफ ने 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है और हालांकि इस मामले में पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। बेगूसराय की है, जहां पंचायत के दौरान ग्रामीण की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है।
हत्या की घटना से नाराज ग्रामीणों ने आरोपी के दुकान पर तोड़फोड़ कर दिया। दरअसल सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में सड़क की जमीन अतिक्रमण कर झोपड़ी और दुकान बना दिया गया था और सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। इसी को लेकर गांव वालों ने पंचायत बुलाई और पंचायत में शामिल दिव्यांग की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से नाराज लोगों ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान को तोड़ दिया और वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान बीडीओ ने पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की पत्नी को 20,000 का चेक प्रदान किया। अस्पताल में जेडीयू जिलाध्यक्ष रुदल राय भी मृतकों के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ दिया गया है और घटना पर पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो खबर बेगूसराय की है, जहां पंचायत के दौरान दिव्यांग की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपी के दुकान को तोड़ दिया। खबर बक्सर की है, जहां जो लोग मन में अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो उस काम को कर ही जाते हैं। जिंदगी अगर आपको कुछ नहीं देती है फिर भी आप अपने हुनर से दुनिया जीत सकते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बक्सर की एक बेटी विनीता ने। देखिए एक रिपोर्ट। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बक्सर की बेटी विनीता पर अक्षरशः फिट बैठती हैं। वो कहा जाता है ना कि जो लोग मन में अगर कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो वो उस काम को कर ही जाते हैं। जिंदगी अगर आपको कुछ नहीं देती है फिर भी आप अपने हुनर से दुनिया जीत सकते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बक्सर की रहने वाली विनीता ने। दरअसल विनीता बचपन से ही बोल और सुन नहीं पाती हैं, लेकिन उनकी बनाई गई पेंटिंग और कलाकृतियां बोलती हैं। नाम? लावण्या राय। अपनी मम्मी की पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे आप? मम्मी बचपन ही से पेंटिंग करती है। नाना हमको बता रहा है, जब से हमको होश हुआ तब से हम देख रहे हैं कि मम्मी पेंटिंग बचपन ही से करती है, 6-7 साल से ही। और उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट आने लगा था, इसलिए उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दिलाई गई थी। उसके बाद फिर वो अपने से खुद ही करने लगी थी। विनीता बचपन से ही बोल और सुन नहीं पाती, लेकिन बचपन से ही उनको पेंटिंग का शौक रहा है। विनीता के परिजन बताते हैं कि उनकी प्रतिभा ऐसी है जिसके बल पर उन्होंने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में मम्मी फर्स्ट आई थी, तो ये उसका सर्टिफिकेट है। और ये बिहार भर में सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन हुआ था, उसमें सेकंड आई थी। और ये क्रायलन फ्रॉलॉक का ये नाम का कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें मम्मी फर्स्ट आई थी। इसके 2 कंपटीशन हुए थे। और ये चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से हुआ था, जिसमें मम्मी 3rd आई थी। और इसमें भी 3rd आई थी। ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से है। ये संस्कार भारती में मम्मी प्रदर्शनी हुआ था, उसका सर्टिफिकेट है। और ये बुक्स में मम्मी का नाम निकला था। और ये पेपर कटिंग्स हैं। विनीता के पति बलराम राय को शादी से पहले ही ये पता था कि उनकी होने वाली पत्नी बोल और सुन नहीं सकती हैं। बावजूद इसके उन्होंने उनसे शादी की और विनीता के हुनर को निखारने में लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। शादी से किए तो पता चला कि मैंने बोल नहीं रही है, सुन रही है। जो सामान मांग रही है वो सामान मार्केट से लाते हैं, जो बना रही है। सामान बनाने के लिए पेंटिंग मांगती है, ब्रश मांग रही है, सब ला रहे हैं, दे रहे हैं, बना रही है। उसको और आगे बढ़ाने का ये है कि जितना आगे बढ़े। विनीता के पति बलराम राय बताते हैं कि शादी के बाद वो कला से दूर हो गई थी। परिवार को संभालने में उनका अधिक समय निकल जाता था, लेकिन अब उनके हुनर को निखारने का प्रयास करना है ताकि उनकी कला को एक नई पहचान मिल सके। डीटीवी भारत ऐसी बेटियों के हुनर के साथ साथ उनके सपोर्ट में खड़े परिजनों को भी सलाम करता है। डीटीवी भारत के लिए बक्सर से सुमित के साथ नमो मिश्रा की रिपोर्ट।
और अब खबरें झारखंड की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को राज्य के डीजीपी और विभिन्न विभाग के सेक्रेटरी के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने तैयारियों की समीक्षा भी की। हम आपको बता दें कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर विधायक दल के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं अधिकारियों से बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी अधिकारियों को परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि सदस्यों की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने में देरी ना हो। उन्होंने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोविड के दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अपर्याप्त रहने से विधानसभा के अंदर में लाजिमी है कि लोग अपना उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं। इसलिए हम लोग उन लोगों को समय पूर्व ही आग्रह किया कि भाई आप ससमय अपना जो भी उत्तर है लोगों का, इन तमाम चीज़ों को आप बता दीजिए। आपको हम उदाहरण के लिए बताएंगे, जैसे अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 9 है, लंबित तारांकित प्रश्नों की संख्या 10 है, लंबित तारांकित अतारांकित प्रश्नों की संख्या 74 है। और अब खबर देवघर की, जहां साइबर ठगी के विरुद्ध में चलाए जा रहे अभियान के तहत देवघर पुलिस ने साइबर गैंग से जुड़े 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिसकी जानकारी देते हुए एसपी अश्विनी सिन्हा ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी कई जगहों से की गई है। वहीं इन साइबर अपराधियों के पास से 28 मोबाइल, 44 सिम कार्ड, 5 पासबुक, 4 चेकबुक, 7 एटीएम और 1 स्कॉर्पियो सहित हजारों रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों द्वारा साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते थे। तो देवघर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 13 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि साइबर ठगी के विरुद्ध अभियान चला था, जिसमें पुलिस ने कई कीमती सामानों को भी बरामद किया गया है। हजारों रुपए के साथ बाइक और स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने बरामद किया है। तारीख को मानिकपुर ओवरब्रिज के पास से जिबली पेट्रोल पंप का 9,61,000 रुपये की लूट हुई थी और रुपए के लूट के दौरान उनके अकाउंटेंट किंशुक सामंता को पिस्टल के बट से माथे पर प्रहार कर घायल किया गया था और पैसे के लूटने में जब उनके द्वारा अधिक रजिस्ट किया गया तो उनके जान पर गोली मारी गई थी, जिससे वो जख्मी हो गए थे। अपराध कर्मियों ने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पे छोड़ दिया और पेट्रोल पंप के कर्मी जिस मोटरसाइकिल को उपयोग कर रहे थे उसको लेकर। देश में भले ही वैश्विक महामारी कोरोना का कहर खत्म हो गया, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि कोरोना कहर से बचाव को लेकर देश में लगाए गए लॉकडाउन खत्म तो हुआ, लेकिन लोगों ने कोरोना से बचाव को लेकर जारी एडवाइजरी को ताक पर रख दिया। ऐसे में यह महामारी एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगी है, जिसका नतीजा ये है कि देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो मरने वालों की संख्या भी 100 के पार रही। ऐसे में केरल और महाराष्ट्र के साथ ही देश के कई राज्यों में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो कई राज्यों में रात में कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। हालांकि फिलहाल बिहार और झारखंड में कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य है। तो बता दें कि देश में कोरोना का कहर अभी जारी है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसा हम मानते थे कि कोरोना जा रहा है, लेकिन अभी देश में कई जगह लॉकडाउन लगाने की भी प्रक्रिया चल रही है, तो कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। लोगों ने कोरोना से बचाव को लेकर जारी एडवाइजरी को ताक पर रख दिया है और ऐसे में ये महामारी एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगी है, जिसका नतीजा ये है कि देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो मरने वालों की संख्या भी 100 के पार रही। और ऐसे में केरल और महाराष्ट्र के साथ ही देश के कई राज्यों में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो कई राज्यों में रात में कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। हालांकि फिलहाल बिहार और झारखंड को कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य है। तो बढ़ते संक्रमण से भारत में टेंशन है। बता दें कि कोरोना का कहर अब भी भारत में जारी है।
भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आज तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। बता दें कि 4 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर पर रही और वहीं इंग्लैंड की पहली पारी समाप्त हो गई। बता दें कि भारत की अच्छी शुरुआत रही। वैसे ये मैच भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इस मैच में जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बने रहने का अच्छा चांस मिला है। तो वहीं अहमदाबाद में जारी इस टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को शुरुआती ओवर से ही झटका मिलने लगा। इस खेल में भारतीय गेंदबाज अक्षर पटेल, आर अश्विन के साथ ही ईशांत शर्मा ने भी गेंदबाजी के कारण इंग्लैंड की कमर को तोड़कर रख दिया। तो भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। वहीं इस खेल में भारत ने शानदार शुरुआत की है। बता दें कि इंग्लैंड की पहली पारी 112 में समाप्त हो गई। बता दें कि इस मैच में भारत ने शानदार शुरुआत की है। इस मैच में जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बने रहने का अच्छा चांस है। वहीं अहमदाबाद में जारी इस टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को शुरुआती ओवर से ही झटका मिलने लगा। इस खेल में भारतीय गेंदबाज अक्षर पटेल, आर अश्विन के साथ ही ईशांत शर्मा की गेंदबाजी के कारण इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी गई। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत और देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।